आज से लगभग 2 साल पहले पूरी दुनिया में एक ऐसा समय आया था जिसे शायद इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना महामारी की। एक ऐसी बीमारी जिसने न जाने कितने लोगों के घर परिवार को उजाड़ के रख दिया और काफ़ी संख्या में लोग इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए। और जाने वालों में तो कुछ लोग ऐसे थे कि उनके घर के परिजन आखिरी बार उनका चेहरा तक भी नहीं देख पाए। जहां पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही थी तो वहीं पे कुछ चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसी महामारी के समय एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और उसके घर के परिजनों को लगता है कि उसकी मौत कोरोना से हुई है। लेकिन जब 5 महीने के बाद उसके घर के परिजन उस व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जब कोशिश करते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल उस व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है उदयपुर और इसी उदयपुर का एक थाना पड़ता है प्रतापनगर। प्रतापनगर का ही एक इलाका पड़ता है उदय सागर झील। बात कर रहा हूँ मैं 17 नवंबर 2020 की। इसी उदय सागर झील में एक बोरी पानी के ऊपर तैर रहा था। जब कुछ लोगों की नज़र उस बोरी पे पड़ता है, लोगों को कुछ अटपटा सा लगता है। तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस बोरी को पानी से बाहर निकालती है। पुलिस जब उस बोरी को खोलती है तो उस बोरी से एक व्यक्ति का डेड बॉडी बाहर निकलता है जिसकी उम्र लगभग 41 से 42 साल के आसपास थी। उसके चेहरे को देख के साफ लग रहा था कि वो व्यक्ति या तो आसाम या फिर मणिपुर का रहने वाला था। पुलिस तुरंत ही उस व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस उस व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी इंसान उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उस व्यक्ति की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है और फिर अपने साथ साथ खबरियों के काम पर लगा देती है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का कहीं पे कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाता है। आखिरकार 1 सप्ताह बाद पुलिस ही उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार कर देती है और इसके बाद पुलिस अपने तरीके से इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले उस व्यक्ति की शिनाख्त करने की ही कोशिश करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस व्यक्ति का कहीं पर कोई शिनाख्त नहीं हो पाता है। तभी 4 महीने बाद एक खबरी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को एक खबर देता है। खबरी कहता है कि साहब, इलाके में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पंचायत दर पंचायत इधर उधर घूम रहे हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के पास उस व्यक्ति का ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट है और ना ही उस व्यक्ति का कोई प्रमाण है। जैसे ही खबरी इस तरह की खबर पुलिस वालों को देता है तो खबरी के ही तहरीर पर पुलिस तुरंत जा कर के गाँव से और उन दोनों व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुँच जाती है और पुलिस उन दोनों से एक सवाल करती है कि तुम दोनों जिस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसका पहचान क्या है। पुलिस जब एक पर एक कई सारे सवाल दोनों से करती है, आखिरकार पुलिस वालों को देख करके दोनों घबरा जाते हैं और उल्टा सीधा जवाब देना शुरू करते हैं। पुलिस के सवालों का जवाब जब देना शुरू करते हैं तो उनका जवाब सुन करके पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक चला जाता है। पुलिस साफ समझ जाती है कि दोनों के दोनों सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। पुलिस अब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब, आज से ठीक 4 महीने पहले हमने एक व्यक्ति की हत्या किया था जिसका नाम है उत्तम दास, जो असम का रहने वाला था। लेकिन उसकी हत्या हम दोनों ने ही नहीं बल्कि 4 लोगों ने मिल के किया था और हम चारों लोगों को सुपारी दिया गया था। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है कि सुपारी देने वाला कौन था, इस पे दोनों जवाब देते हैं कि साहब, सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तम दास का ही बड़ा भाई तपन दास था। पुलिस तुरंत ही दोनों से तपन दास की मोबाइल नंबर लेती है और तपन को अपने कस्टडी में लेने के लिए एक टीम का गठित करती है और फिर अपने टीम को लेकर के गुवाहाटी पहुंच जाती है और फिर गुवाहाटी के स्थानीय पुलिस की मदद से तपन के घर पे पहुंचती है और फिर तपन से उसके छोटे भाई उत्तम दास के बारे में पूछताछ करती है। तो तपन कहता है कि साहब, मेरे भाई की आज से लगभग 4 महीने पहले कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। उत्तम की पत्नी रूपा भी पुलिस वालों को यही जवाब देती है कि साहब, मेरे पति की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। पुलिस जब तपन से उसके 4 साथियों के बारे में बताती है
तब तपन को लगता है कि शायद सारा राज खुल चुका है, इसीलिए तपन भी अब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जैसे ही तपन अपनी सच्चाई कबूल करता है, तपन के ही तहरीर पर पुलिस उत्तम के पत्नी रूपा को भी अपने कस्टडी में लेती है और दोनों को लेकर के थाने पहुंच जाती है। और फिर पुलिस रूपा से पूछताछ करती है। रूपा बताती है कि साल 2014 में उसकी शादी उत्तम से हुई थी। उत्तम रूपा से लव मैरिज करता है और उत्तम जब रूपा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपने पत्नी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। उत्तम अपने ही इलाके में एक रोजगार भी ले लेता है। लेकिन उत्तम जब रूपा से शादी करता है, उस वक्त उत्तम के बड़े भाई तपन की शादी नहीं हुई थी। लेकिन रूपा जब उत्तम से शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है, तब रूपा को एहसास होता है कि दरअसल उसके शरीर का भूख अकेले उसका पति उत्तम नहीं मिटा सकता है। इसीलिए रूपा अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अगल बगल ताक झाँक करना शुरू करती है। तभी उसकी नज़र अपने जेठ तपन पे जाती है। तपन जिसकी उम्र है लगभग 48 साल। लेकिन तपन कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई उत्तम से काफ़ी हैंडसम दिख रहा था और काफ़ी शरीर से मजबूत भी था। रूपा की नज़र जब तपन पे जाती है, अजीब निगाहों से तपन की तरफ देखना शुरू करती है। एक दिन तपन की नज़र जब रूपा पे पड़ती है, तपन जब रूपा को अपने तरफ देखते हुए देखता है, तो उसे देख करके तपन भी बिल्कुल समझ जाता है कि रूपा उससे क्या चाहती है। एक दिन जब रूपा के घर में कोई नहीं था, तपन पीछे से जाता है और रूपा के अपने बाहों में जकड़ कर पकड़ लेता है। उस वक्त रूपा भी चीखने चिल्लाने के बजाय तपन की बाहों में सिमट जाती है। इसे देख करके तपन भी समझ जाता है और रूपा को कमरे के अंदर ले जाता है और फिर दोनों के बीच में संबंध बनता है और कहीं ना कहीं जेठ और बहू के रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर देते हैं और फिर वहाँ से एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। रूपा अपने ही घर में अपने पति के पीठ पीछे अक्सर मौका निकाल करके अपने जेठ तपन से मुलाकात करती है और अपने ही घर में संबंध बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते लगभग सालों का समय गुजर जाता है। तपन जो कि राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, अक्सर जब छुट्टी लेकर के घर जाता है, मौका निकाल करके अपने बहू पूजा से मुलाकात करता है और फिर दोनों का अपने ही घर में संबंध बनता है। देखते ही देखते साल 2020 आ जाता है और इस साल 2020 में कोरोना की बीमारी आ जाती है। जैसे ही कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में छाती है, पूरा काम धंधा सब कुछ बंद हो जाता है और सरकार के आदेश पे हर व्यक्ति अपने घर में पैक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। उस वक्त तपन भी अपने गांव अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर में पैक हो जाता है। जब उत्तम भी घर में पैक हो जाता है, चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाता है। जब उत्तम अपने घर में ही रहना शुरू कर देता है, इसलिए रूपा को मौका नहीं मिल पाता है और अपने आशिक अपने जेठ तपन से मुलाकात नहीं कर पाती है। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं रूपा बेचैन हो पाती है। एक दिन रूपा तपन से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरे पास एक सुझाव है। दरअसल मेरे पति को रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं और मेरे पति के नाम पे एक LIC का बीमा है और उसके पैतृक प्रॉपर्टीज़ भी है। क्यों ना तुम मेरे पति को हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दो। उसके बाद से उसका LIC का बीमा का पैसा भी हमें मिल जाएगा और उसकी सारी ज़मीन भी हमारी हो जाएगी। जब इस तरह की बातें रूपा तपन से कहती है, तो इसे सुन करके तपन को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। जैसे ही साल 2020 का नवंबर का महीना आता है, महामारी की बीमारी थोड़ी सी कम हो जाती है और धीरे धीरे काम धंधा शुरू हो जाता है। लोग भी अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन तपन इसी षड्यंत्र के तहत अपने छोटे भाई उत्तम से कहता है कि मैंने अपने कंपनी में अपने मालिक से तुम्हारे लिए नौकरी की बात किया है, जा कर के देख लो, अगर तुम्हें वो काम पसंद है तो तुम वो काम कर सकते हो। वैसे भी अब यहाँ पे कुछ खास काम तो रह नहीं गया है। जैसे ही इस तरह की बात तपन अपने छोटे भाई उत्तम से कहता है, तो इसे सुन करके उत्तम को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और फिर उसकी बात मान जाता है और उदयपुर के लिए रवाना हो जाता है। 16 नवंबर 2017 को अपने घर से उदयपुर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही उत्तम अपने घर से उदयपुर के लिए रवाना होता है, इसी षड्यंत्र के तहत रूपा तपन को 12 लाख रुपये देती है और फिर तपन उदयपुर में अपने दोस्त राकेश लोहार के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा भाई यहाँ से रवाना हुआ है उदयपुर के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इस दुनिया से हटा दो, बदले में मैं तुम्हें 12 लाख रुपये दूंगा। जैसे ही तपन इस तरह की बातें राकेश से कहता है, 12 लाख रुपया सुन करके राकेश की भी ईमान डोल जाता है और इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राकेश इस काम को करने के लिए इसमें अपने 4 साथियों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है सुरेंद्र, दूसरे का नाम है संजय, तीसरे का नाम है अजय और चौथे का नाम है
पुनीत और इन चारों को 2-2 लाख रुपये देने का वादा करता है। कहता है कि एक दिन के काम के बदले में मैं तुम्हें 2-2 लाख रुपये दूंगा, और बदले में इन्हें 2-2 लाख रुपये भी देता है और 4 लाख रुपया खुद राकेश रख लेता है। और फिर तपन के ही बताए हुए रास्तों पर चल करके पाँचों उत्तम को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। उत्तम को जब रेलवे स्टेशन से रिसीव करते हैं तो ये पांचों फैसला कर लेते हैं कि उत्तम को रास्ते से ही इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर के उत्तम को जब चलना शुरू करते हैं, इन सब को रास्तों में कहीं भी मौका ही नहीं मिलता है और आखिरकार उत्तम को लेकर के अपने घर पे पहुंच जाते हैं। और फिर इस बात की जानकारी उत्तम के बड़े भाई तपन को देते हैं। जैसे ही तपन को खबर देते हैं कि उत्तम को अपने कमरे पर लेकर के आ गए हैं, तपन तुरंत ही एक फ्लाइट की टिकट बुक करता है और तपन भी उदयपुर पहुंच जाता है राकेश के घर पे। और फिर तपन के सामने ही राकेश के घर में उत्तम के शराब में नींद की गोली मिला करके देते हैं पीने के लिए। जैसे ही उत्तम शराब पीता है, नशे में चूर हो जाता है और काफ़ी नींद के आगोश में सो जाता है। उसके बाद से ये सब मिल करके उत्तम की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उत्तम की डेड बॉडी को एक बोरी में बंद करके उदय सागर झील में ले जा करके उसी रात में फेंक देते हैं। और उसके बाद से तपन वापस अपने घर आता है और इस बात की जानकारी उत्तम की पत्नी रूपा को देता है। जैसे ही रूपा को मालूम चलता है, रूपा खुशी के मारे झूम उठती है और तुरंत ही तपन की गले लग जाती है और उसके बाद से दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। और तपन अपने घर के परिजनों से ये बता देता है कि उत्तम की कोरोना की वजह से मौत हो गई। डॉक्टर उसके डेड बॉडी को घर लाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उत्तम की अंतिम संस्कार वहीं पे कर दिया। लेकिन जैसे ही 5 महीने का समय बीतता है, 5 महीने के बाद एक दिन रूपा उत्तम के पॉलिसी का पैसा उठाने के लिए कंपनी पहुंचती है। तब उसे मालूम चलता है कि पॉलिसी का पैसा उठाने के लिए उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। इसीलिए एक दिन रूपा तपन से कहती है कि उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ, वो भी कोरोना के नाम पे। जैसे ही रूपा इस तरह की बातें तपन से कहती है, तपन फिर से फ़ोन राकेश के पास करता है और कहता है कि उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें दूंगा। राकेश उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जहां तहां ऑफिसों में जाता है, लेकिन हर जगह कर्मचारी एक ही बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है उसका कोई ना कोई आधार दिखाओ। लेकिन राकेश के पास उत्तम का कोई भी आधार नहीं होता है। इसलिए राकेश उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस बात की खबर खबरी को मालूम चल जाता है और तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस थाने में दे देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी रूपा पुलिस वालों को बताती है तो इसी के तहरीर पर पुलिस रूपा के साथ साथ तपन और उसके 5 साथियों को अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।